जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु @10 में। मैं हूं विकास कुमार। आज हम साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कुछ ऐसे प्रश्न डाले हैं जिसका कि उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो एक एक करके आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CO2 एक है। तो आप क्या जानते हैं CO2 के बारे में? बेसिकली जानते हैं कि ये क्या है। CO2 एक प्रकार का क्या है? गैस है। दूसरा हम क्या जानते हैं इसके बारे में? ये अधातु है। और तीसरा बात हम क्या जानते हैं इसके बारे में? ये यौगिक है ना। तो इसमें ना तो गैस है, ना अधातु है, ना यौगिक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ अधातु से? तो आप जानते होंगे अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। तो आप क्या कहोगे? CO2 क्या है? अम्लीय है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। ये जवाब आपको देना है। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? ये जवाब आपको देना है ना। अभी तुरंत हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में क्या कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कॉपर पावराइट अयस्क है किसका? तो याद रखिएगा कॉपर पावराइट तांबा का अयस्क है। लोहा क्या होता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। दूसरा, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। कहाँ होता है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण? तो याद रखिएगा ये एनोड पर होता है। कहाँ होता है? एनोड पर। पहला ऑप्शन ही सही होगा। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्या बोला क्वेश्चन कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C4H10। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी C4H10। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? समस्थानिक है ना, समावयवी है, धातु है या कार्बन के अपर रूप है? तो याद रखिएगा कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। कहाँ है देखिए, कहाँ है देखिए, यहाँ पे कहीं भी कोई ऑप्शन में नहीं है ये। तो आप क्या कह सकते हो? CnH2n+1OH होता है। क्या होता है? CnH2n+1OH, है ना। तो याद रखिएगा CnH2n+1OH होता है। यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, ऑप्शन में गड़बड़ी है। चलिए आगे बात करें। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोगी यौगिक है? तो सहसंयोगी यौगिक की हम बात करें तो कौन है? CH4। क्या है? CH4, है ना। याद रखिएगा क्या है? CH4। दूसरा अगर हम बात करें NaCl, इसका क्या नाम है? तो इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। दूसरा CaCl2, इसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, है ना। इसे क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, कार्बन क्या है? तो देखिए अभी हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में 1 नंबर में ही, कार्बन क्या है? धातु है? नहीं। कार्बन उपधातु है? नहीं। कार्बन क्या है? अधातु है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है
तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? याद रखिएगा 0.05 वोल्ट। क्या होगा? 0.05 वोल्ट। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो याद रखिएगा मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो वृक्क होता है। इसे क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा सेम के बीज के आकार का। कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। दूसरा बात हम कहें रक्त रक्त में अगर हम बात करें तो एक पाए जाते हैं WBC, RBC और एक होता है प्लेटलेट्स। इसको हम क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु। क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु। चलिए श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? तो याद रखिएगा श्वेत ग्रंथि से पसीना। क्या निकलता है? श्वेत ग्रंथि से पसीना। तो याद रखिएगा मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी है। क्या है? किडनी है। तो किडनी को हम वृक्क भी कहते हैं। अच्छा इसकी इकाई क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा नेफ्रॉन। किडनी की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, नोट करते जाइएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें 4 पदार्थ हैं। पहला है किसकी आवश्यकता होती है, इसको जान ले हम। तो आप क्या कहोगे? CO2। उसके बाद क्या होती है? जल, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? H2O। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? सूर्य का प्रकाश। और एक क्या? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी इसे हम कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन 4 चीज में से इसने पूछा कि किसकी आवश्यकता नहीं है। तो तीनों में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है ना। दूसरा जल की भी जरूरत पड़ती है और क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है। एक क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा बात कहे कि पत्ती का रंग हरा। तो याद रखिएगा पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो हरित लवक के कारण, या इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? तो बेनकाव। क्या है? बेनकाव। चलिए आगे बात करें धमनी की, है ना। तो धमनी में कौन सा रक्त बहता है? धमनी में याद रखिएगा शुद्ध रक्त बहता है हमेशा, लेकिन इसके अपवाद भी है। अपवाद कौन से धमनी? तो याद रखिएगा फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी अपवाद है इसका? फुफ्फुस धमनी। शिरा की बात करें तो इसमें कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त बहता है। और अगर हम अशुद्ध रक्त की बात करें तो इसमें एक होता है अपवाद, इसमें भी क्या? तो फुफ्फुस शिरा। क्या? फुफ्फुस शिरा, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण कहाँ उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन के कहने का मतलब देखिए बढ़ते तने के अग्रभाग पर। दूसरा कह रहा है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। हम क्या कह सकते हैं? ए और बी दोनों। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। पुष्प का नर जनन अंग। नर जनन अंग क्या है? आप कहोगे पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। अगर हम बात करें इसी की मादा जनन अंग, तो मादा जनन अंग क्या है? तो आप कहोगे स्त्री केसर। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं
इसका जवाब आपको देना है क्या कि मनुष्य में, हाँ, मनुष्य नर जननांग और मनुष्य का मादा जननांग, मनुष्य का नर जननांग और मनुष्य का मादा जननांग क्या नाम है इसका, दोनों का नाम बताना है ना। नर, मनुष्य का नर जननांग का और मनुष्य के मादा जननांग का। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो याद रखिएगा फूल का भाग अंडाशय जो होता है ना वो फल में बदलता है, जबकि बीज में कौन सा बदलता है। तो याद रखिएगा बीजांड, बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। मानव मादा निषेचन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा मानव का जो मादा निषेचन होता है वो कहाँ पर, तो फैलोपियन नालिका में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन नालिका में। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा कि अंडाशय, है ना। तो याद रखिएगा अंडाशय से अंडाणु निर्मोचित होते हैं, है ना। अंडाशय से अंडाणु निर्मोचित होते हैं। और मादा जननांग में अगर बात करें कितने जोड़े अंडाशय पाए जाते हैं, तो एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। कितने जोड़े, एक जोड़े अंडाशय। चलिए आगे बात करें गर्भाशय की। तो गर्भाशय में क्या बनता है, तो याद रखिएगा भ्रूण, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। तो ऐसे संरचनाओं को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ऐसी संरचना को हम कहते हैं अवशेषी अंग। तो देखिए आपको बताना है मानव का अवशेषी अंग, मानव का अवशेषी अंग क्या है, मानव का अवशेषी अंग क्या है। मानव में क्या ऐसा कौन सा अंग पाया जाता है जो कि अवशेषी है, बिना कुछ काम के है ना। चलिए आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इसमें कुल 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न में से आपको आपका कितना स्कोर किया है आपने, इसको बताना है। चलिए कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये कौन है, शर्मा। चलिए आगे बात करते हैं जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा जीन शब्द को प्रस्तुत किया था जोहानसन ने। किसने, जोहानसन ने। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। CFC क्या है। तो याद रखिएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। चलिए आगे देखिए कोलीफॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा कोलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है, कोलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन याद रखिएगा 1970 में। कब प्रारंभ हुआ था, 1970 में। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा 24। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ये हम बता चुके हैं। आपको जवाब देना है ना। जवाब कैसे दीजिएगा, तो जैसे 24 का कौन सा ऑप्शन होगा, मान लीजिए ए है, बी है, सी है या डी है, कुछ ऐसे करके आप टाइप कर दीजिएगा कहाँ, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो याद रखिएगा मोटर गाड़ी में चालक के सामने उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। आगे बात करें वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्यों। तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं पहुंचती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं 27 का। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार
अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो याद रखिएगा, अवतल की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक और उत्तल की होती है धनात्मक, है ना। तो इसने क्रमशः पूछा क्या, अवतल और उत्तल, तो ऋणात्मक और धनात्मक। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है तो उसके आंख में उत्पन्न दोष है क्या। तो यानी हम कह सकते हैं उसके आंख में कौन सा लेंस होगा, तो अवतल लेंस का चश्मा होगा। क्या होगा, अवतल लेंस का चश्मा होगा। और अवतल लेंस के चश्मे से कौन सा दोष दूर किया जाता है, कौन सा दोष दूर किया जाता है, अवतल लेंस से कौन सा दोष दूर किया जाता है, आप क्या कहोगे, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन का ही गड़बड़ी है, इसमें होना चाहिए निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, कुछ इस तरीके का ऑप्शन होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो याद रखिएगा दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। आपको निकट बिंदु बताना है, निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है। तो याद रखिएगा, हम बताएंगे नहीं, आपको बताना है निकट बिंदु, बता चुके हैं। आगे देखिए, एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है तो वस्तु बी होगी क्या, आवेशित भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है, यानी सी कह सकते हैं हम, उपयुक्त में से कोई एक। चलिए 31, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है क्या। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में किस तरफ से किस तरफ की ओर गति करता है। तो याद रखिएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 100 वाट और 220 वोल्ट, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वोल्ट। 120 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो याद रखिए ये होता है 484 ओम। क्या होता है, 484 ओम। हाँ, अब देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो याद रखिएगा टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। जूल किसका, ऊर्जा का। ओम किसका, प्रतिरोध का। जबकि वोल्ट किसका, याद रखिएगा वोल्ट होता है विभवांतर या विद्युत विभव का। दूसरा बात हम कहें एम्पियर, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। डायनेमो में क्या होता है, यानी कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिएगा डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए सौर ऊर्जा को देखिए, ऑप्शन सी में क्या है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा का प्लेट जो होता है, सौर प्लेट। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तो उसमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। दूसरा देखिए, विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यांत्रिक को विद्युत में अभी तुरंत बताए हम, डायनेमो, है ना। दूसरा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो याद रखिएगा बैटरी, क्या, बैटरी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। SnCl2 क्या है,
37 का SnCl2, तो याद रखिएगा ये अपकारक है। क्या है? अपकारक। 38 Fe2O3 प्लस 2Al से बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। तो देखिए ये कौन सी अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसका? तो याद रखिएगा ये जलांशन लिखा हुआ है, नहीं होगा, जलायोजन होगा। क्या होगा? जलायोजन। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है? तो देखिए क्या है? NaCl, NH3 और CaCO3। यही ऑप्शन डी। NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। NH3 को क्या कहते हैं? याद रखिएगा अमोनिया। जबकि CaCO3 को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट। आपको एक जवाब देना है कि बोर्ड पर जो लिखा जाता है खड़िया से, है ना, बोर्ड पर जो खड़िया से लिखा जाता है उसका नाम कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, उसका नाम क्या है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आगे हम लोग फिर 41 से 80 तक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।